गुड इवनिंग भाई। तो मेरा नाम तरुण जैन। अब तक तो शायद आप मेरे को जान गए होंगे। मैं फिर आगे आप लोगों को पकाने वही सारी सीक्वेंस सीरीज की बातें करने। ठीक है। जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से बोलता हूं कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसे मूवीज की तरह मत देखिएगा। पेन एंड पेपर लेके साथ में बैठिएगा और मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा। बहुत ज्यादा समझ में आएगा अगर पेन पेपर लेके बैठोगे। मैं बार बार बोलता हूं कि वार्निंग क्या है कि दिस वीडियो इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है। मैं आपको गाना नहीं सुनाऊंगा फालतू की तरह। आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम जस्ट अ टीचर। ठीक है भाई। मैं कोई गाना वाना नहीं सुनाने वाला, कोई डांस नहीं करने वाला, कोई मनोरंजन आपका नहीं करने वाला। तो मैं जैसे कि बार बार आपसे बोलता हूं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो जेई क्रैक करना चाहते हैं, जो आईआईटी, एनआईटी, डीसीई, एनएसआईटी, इंडिया के प्रीमियर कॉलेजेस में पहुंचना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सिर्फ टाइम पास करना आते हैं। उनके लिए वीडियो कतई नहीं है। तो फिर क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना। अगर हम सीरियस नहीं है तो टाइम पास के लिए तो यूट्यूब पे बहुत कुछ है। पढ़ने वाले चैनल्स भी हैं जहां पे भी टाइम पास होता है, डांस होता है, गाना होता है, बट ये उसके लिए नहीं है। वी आर द फैकल्टीज इन द विद्या मंदिर क्लासेस और हम बिलीव करते हैं कि जितनी एजुकेशन आपको दे सकें, जितनी लर्निंग आपको दे सकें, उतना हम लोग दे पाए। ठीक है भाई। 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम होता है, सवा घंटे का टाइम होता है। और सवा घंटे में जितना बेस्ट, जितना ज्यादा हम लोग डिलीवर करेंगे, उतना आपके लिए ही फायदा होगा। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना मैं स्टार्ट करता हूं कि भाई इस लेक्चर से पहले मुझे लगता है आप लोगों ने सारे लेक्चर्स देखे होंगे। ये सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। 5 लेक्चर्स इससे पहले हो चुके हैं और 3 ट्यूटोरियल्स इससे पहले हो चुके हैं। अगर आप में से कोई नया है जो आज इस वीडियो को देख रहा है, तो इस लेक्चर को करने के बाद थोड़ा सा पेन लेना, और पेन लेने से आपको वो जो वीडियोस आपने मिस कर दिए हैं उनको जरूर देखना। उनको देखोगे तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मैं लेक्चर 5 में आपको मिसलेनियस प्रोग्रेशंस स्टार्ट करा दिया था। मिसलेनियस प्रोग्रेशंस में मैंने आपको टाइप नंबर 1 करा दिया था। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ सिग्मा आर, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब, सिग्मा 1। ये 4 चीजें मैं आपको बता चुका था प्रीवियस लेक्चर में। एक बार चलो रिवाइज भी करा देता हूं, मेरे साथ साथ बोलना। What is the formula for sigma r? N into n plus 1 by 2. What is the formula for sigma r square? N into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. What is the formula for sigma r cube? N into n plus 1 by 2 का whole square. And what would be sigma 1 where r varies from 1 से n? That would be n. वो क्या होगा भाई? n होगा। ये मैं आपको लास्ट क्लास तक बता चुका था भाई। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई टाइप नंबर 2 से। ठीक है भाई। सवाल पहले आपके सामने लिखा हुआ है, मैं एक बार जूम कर देता हूं और फिर टाइप 2 एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा। मैं चाहूंगा कि भाई आप एक बार सवाल को नोट कर लें। कहां तक नोट कर लीजिए, टाइप नंबर 2 हेडिंग डालिए और एक सवाल नोट करिए। फाइंड सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। आपको इस सीरीज का सम n टर्म्स तक निकालना है। सीरीज इज 1 into 4 into 7 into 10 plus 4 into 7 into 10 into 13 plus 7 into 10 into 13 into 16 and so on। आपको इस सीरीज का सम अप टू n टर्म्स तक निकालना है। ठीक है। चलो अब अगर हमारे पास ये सवाल है, इस सीरीज का सम निकालना है,
यार कोई भी मेरे से एग्जाम में सीरीज का सम पूछता है तो सबसे पहले क्या चेक करता हूं कि वो एपी है या नहीं है। इतना तो समझ में आ रहा होगा, ये चार चार टर्म मल्टीप्लाई में है, एपी तो नहीं है, डिफरेंस तो कॉमन नहीं आएगा। फिर बोलोगे जीपी है या नहीं है, तो इनको डिवाइड और इनको डिवाइड करोगे तो रेशियो भी कॉमन नहीं आ रहा होगा। फिर बात करते हैं एजीपी है या नहीं है। एजीपी में तो हर टर्म में सिर्फ दो दो पार्ट्स मल्टीप्लीकेशन में होते थे। तो एपी नहीं है, जीपी नहीं है, एजीपी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम किसका हो सकता है? मिसलेनियस प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो यानी ये प्रॉब्लम मिसलेनियस प्रोग्रेशन का है। और मिसलेनियस प्रोग्रेशन का कोई भी सवाल आ जाए, रिकॉल करो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बोला था कि मिसलेनियस प्रोग्रेशन का कोई भी सवाल आ जाए, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? जनरल टर्म। चाहे कोई भी टाइप हो, मुझे मतलब नहीं है, बट अगर सवाल मिसलेनियस प्रोग्रेशन का है तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होता है भाई लोग, बच्चा लोग? जनरल टर्म, टी आर। टी आर, ठीक है भाई। हाँ, ये टी आर भी मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखना सिखाया था। क्या कहा था कि भाई जब आप लोग टी आर लिख रहे हो तो पूरी टर्म को एक साथ मत पढ़िए, हर टर्म का कोई भी एक पार्ट लेके बैठ जाइए। जैसे कि पहली टर्म का फर्स्ट पार्ट 1, फिर सेकंड टर्म का भी फर्स्ट पार्ट, सेकंड टर्म का फर्स्ट पार्ट इज 4, तो फिर थर्ड टर्म का भी फर्स्ट पार्ट दैट इज 7। तो मैंने आपसे, अगर आपने लास्ट लेक्चर रिवाइज किया है, तो मैंने आपको बोला था कि जनरल टर्म लिखना बहुत आसान काम होता है, बट आप उसको टफ काम मत बनाइए। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको जनरल टर्म लिखनी है तो ये पूरी टर्म एक साथ नहीं पढ़नी है, आपको हर टर्म का एक एक पार्ट पकड़ लेना है। जैसे पहली टर्म का फर्स्ट पार्ट 1, तो सेकंड टर्म का फर्स्ट पार्ट 4, तो थर्ड टर्म का फर्स्ट पार्ट 7। ठीक है, तो मुझे लगता है आपका कुछ ऑब्जर्व हो जाएगा। ये बताओ क्या बन गई? एक एपी। ये तो आप सबको समझ में आ रहा है, ये क्या है? एपी। और इस एपी की मुझे कौन सी टर्म लिखनी है? आरएथ टर्म। सारे लोग लिख सकते हैं। क्या होता है आरएथ टर्म का फॉर्मूला एपी में? ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। डी चेक करो 3 है, तो चेक करो कैलकुलेशन करने के बाद ये 3r माइनस 2 आ गई या नहीं आ गई? तो यानी 147 का आरएथ टर्म क्या हो गया भाई? 3r माइनस 2। अब आगे वाले पार्ट्स तो मैंने आपको लिखना सिखाया था। अब मुझे ये बताओ, हमने फर्स्ट फर्स्ट पार्ट सबका पकड़ा था, तो आरएथ टर्म का भी फर्स्ट पार्ट आ गया। अब अगला ब्रैकेट आप खुद से लिख सकते हो, पता है +3 हो रहा है भाई, तो +3 करके अगला ब्रैकेट लिख देते हैं। हाँ भाई, सारे लोग +3 कर दो। फिर आपको समझ में आ रहा है एक पार्ट और आएगा और वो भी +3 करके आएगा, तो 3r + 4। फिर आपको समझ में आ रहा है एक पार्ट और आएगा और वो भी +3 करके आएगा, यानी 3r + 7। ये हमारी जनरल टर्म हो गई भाई, ये हमारी जनरल टर्म हो गई भाई। दिस इज आर जनरल टर्म। तो पहले बताओ जनरल टर्म समझ में आया या नहीं आया? ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका था कि अगर कोई प्रॉब्लम मिसलेनियस प्रोग्रेशन का है तो पहले आपको टीआर लिखनी है। टीआर लिखने के लिए पूरी टर्म एक साथ नहीं पढ़नी है, हर टर्म का एक पार्ट पकड़ लो। तो मैंने यहां से 1 पकड़ लिया, फर्स्ट फर्स्ट पार्ट पकड़ लेते हैं, 1 4 7, उसका आरएथ टर्म आ गया। ये तो आपको पता है ना, हर टर्म में चार चार पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 आ गए।
और ये तो पता है पहला पार्ट आने के बाद +3 करना है, फिर +3 करना है, फिर +3 करना है। तो मुझे लगता है ये तो बहुत आसान काम है, ये तो मैं आपको लास्ट क्लास में भी समझा चुका था भाई। rth टर्म लिखोगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूं कि भाई हम लोग एग्जाम में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि अभी सवाल कैसे आगे बढ़ेगा। हाउ टू आइडेंटिफाई इन एग्जाम्स। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, भले ही मैं नोट डाल के लिखा देता हूं। क्या whenever, एक बार लिख लीजिए फिर एक्सप्लेन करता हूं। whenever we have some parts in AP, whenever we have some parts in AP in multiplication, in multiplication, ठीक है, in numerator, in numerator, whenever we have some parts in AP in multiplication in numerator in TR। पहले समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। whenever we have some parts in AP in multiplication in numerator in TR, कहने का मतलब मेरे पास TR में न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर, नीचे नहीं, नीचे क्यों वो आगे देखेंगे। whenever we have some parts in AP, एक बार TR में, न्यूमरेटर में, मल्टीप्लिकेशन में कुछ पार्ट्स हों। कितने हैं? 1 2 3 4। और ये पार्ट्स अगर एपी में हो, आप ही खुद बताओ, आपने +3 +3 +3 करके तो लिखा था, यानी कॉमन डिफरेंस 3 है ना, एपी में है। तो आपको समझ जाना है क्या, टीआर में न्यूमरेटर में कुछ पार्ट्स मल्टीप्लाई में हो और अगर वो एपी बना रहे हो तो वो प्रॉब्लम टाइप नंबर 2 का है। वो प्रॉब्लम, दोबारा बोलो, वो प्रॉब्लम टाइप नंबर 2 का है। और अगर टाइप नंबर 2 का है तो आपको करना क्या है वो सिखा रहा हूं। पहली बार सीख रहे हैं, टाइम लग सकता है, पर बहुत आसान काम करेंगे। ऑलवेज सबट्रैक्ट the previous term of the smallest term from the next term of the greatest term of the largest term, and then separate, and then separate, and then separate, and then find T1, T2, T3, Tn। एक बार समझ लेते हैं, इतना देखना आसान लगेगा अगर हम लोगों ने सीख लिया। मैंने बोला कि अगर टीआर में कुछ पार्ट्स मल्टीप्लिकेशन में हो, न्यूमरेटर में हो, एपी बना रहे हो, तो आप जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन है? 3r+7, उसका नेक्स्ट में से, उसके नेक्स्ट में से जो सबसे छोटा टर्म है उसका पहला वाला प्रीवियस टर्म आप सबट्रैक्ट कर देना। सबट्रैक्ट करने के बाद T1, T2, T3, Tn निकाल लेना और सवाल आराम से हमारा सॉल्व हो जाए करेगा। बस आपको जो मैंने बोला है उन बातों का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बोला है बस उन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखते हैं मैंने क्या बोला है, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाता हूं।
हाँ भाई, चलो मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। सुनिए, कॉपी कर दिया। टीआर है, 4 पार्ट्स मल्टीप्लाई में है, चारों पार्ट्स एपी में है। ठीक है, मैंने बोला है इसका जो सबसे बड़ा टर्म है, कौन है सबसे बड़ा टर्म बेटा? 3r+7। इसका नेक्स्ट टर्म इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए, आप खुद से सोचो, इसका नेक्स्ट टर्म इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए क्या होगा? देखते हैं आप सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते हैं। इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए इसका नेक्स्ट टर्म, सबसे बड़े का नेक्स्ट टर्म, आप ही बताओ। आप +3 कर रहे थे ना, तो +3 करके नेक्स्ट टर्म मिलेगा क्या? 3r+10। उसमें से आप जो सबसे छोटा टर्म है, कौन? 3r-2। इसका प्रीवियस टर्म, इसके पहले का टर्म, आप ही बताओ। आप जब +3 करके लिख रहे थे, तो इससे पहले का टर्म -3 करके लिख दो। 3r-2 -3, पहले का टर्म लिखना है। क्या आएगा बेटा? 3r-5। ये मैंने लिख दिया। बस अब एक छोटी सी गलती है जो मैं आपको बता दूंगा, तो वो मुझे यकीन है बच्चा कोई नहीं करेगा एग्जाम में। क्या? देख लो, ये बताओ, ये जो टर्म थी, ये थी सवाल में, आपने खुद ने लिखी? सोचो बच्चा, खुद ने लिखी। देखते हैं ये टर्म क्या है। देखो, 3r तो कैंसिल हो रहा है, और चेक करो 10+5 कितना आ रहा है बच्चा? 15। ये पता है, आपने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये खुद से किया है। सवाल में तो टीआर ये थी सिर्फ, आपने तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब थोड़ा सा सवाल को चेंज कर दिया। और खुद बताओ, कोई 15 से मल्टीप्लाई करे, अगर मैं 15 से डिवाइड भी कर दूं, तो यानी आपने सवाल में कोई भी चेंज नहीं किया। तो ये गलती मत करना प्लीज, कि भाई 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 से डिवाइड भी कर देते हैं। खुद बताओ, टीआर सिर्फ ये थी, आपने इससे मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड कर दिया। अब जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से अगर डिवाइड कर दें, तो हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी ना बच्चा? ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला है भैया आपको, कि आप सेपरेट कर लो। देखते हैं सेपरेट कैसे हो गया। टी आर इक्वल टू, नहीं आए तो मना करना, 1/15, जो 1/15 पड़ा हुआ है, सेपरेट कर रहा है। 3r-2, 3r+1, 3r+4, 3r+7, 3r+10। ठीक है, फिर -3r-5, 3r-2, 3r+1, 3r+4, 3r+7। देखना, अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, टफ लग रहा है, पर इससे आसान काम देखना, आपको कुछ और लगेगा ही नहीं भाई। सबसे आसान काम है। तो देखो, मैंने क्या बोला कि सेपरेट कर लो। सेपरेट का मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बस सेपरेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और सेपरेट करने के बाद क्या बोला है? T1, T2, T3, Tn निकाल दो। वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है बच्चा। आप सारे लोग बोलना, T1 अगर कोई निकालने को बोलेगा, खुद बताओ, अगर कोई T1 निकालने को बोलेगा, तो यहाँ पे R को क्या डाल दूंगा? 1। T1 कोई निकालने को बोलेगा तो R को क्या डाल दूंगा? दोबारा बताओ, T1 कोई निकालने को बोलेगा तो R को क्या डाल दूंगा? 1 डाल दो। तो चलो सारे लोग मेरे साथ साथ R को 1 डालिए। R को 1 डालने पर फर्स्ट टर्म इज कमिंग आउट टू बी 1 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 13, माइनस R को 1 डालिए भाई आप लोग। पता है, यहाँ पे तुम जब R को 1 डालोगे तो -2 आएगा। और मुझे लगता है आप लोग सारे लोग मेरे साथ कैलकुलेशन तो कर ही रहे होंगे। T1 आ गया। अब चलो T2 लिख देते हैं। बच्चा लोग T2 कैसे निकलेगा? बच्चा लोग T2 कैसे निकलेगा?
आर को 2 डाल के। तो चलो आप हर जगह आर को 2 डाल दो। हाँ भाई, आर को 2, 4, 7, 10, 13, 16, आर को 2 डालना है। डालो भाई 2। पता है यहां पे जब आर को 2 डालोगे तो 1 आ जाएगा। फिर अगले में आर को 2 डालो 4, अगले में आर को 2 डालो 7, अगले में आर को 2 डालो 13। ये आ गया। क्या हमें और टर्म्स लिखनी है? पता कर लेते हैं। इस सवाल में ही नहीं, हर सवाल में ऐसा होगा। क्या होगा आपको मैं दिखाता हूं। हाँ भाई, ये तो पता है हमें सीरीज का सम निकालना था। सीरीज का सम मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अप टू लास्ट में nth टर्म सबको ऐड करना था। आपको समझ में आया कि जब मैं इनको ऐड करूंगा, इनको जब मैं ऐड करूंगा तो ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म क्या हो गई? कैंसिल। फिर ये वाली अगले से कैंसिल हो जाएगी, फिर ये वाली अगले से कैंसिल हो जाएगी। पहले भी बताया था, पहली बार नहीं बता रहा हूं, डायगोनल कैंसिलेशन। इसका मतलब और टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, बस nth टर्म लास्ट टर्म लिख देते हैं। और मुझे लगता है लास्ट टर्म सारे लोग लिख सकते हैं। लिखिए भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है, लास्ट टर्म लिख दीजिए। सारे लिखिए। nth टर्म लिखनी है। nth टर्म कैसे लिखेंगे? आर को एन डाल के, आर को एन डाल के। डालिए भाई आर को एन। 3n माइनस 2, 3n प्लस 1, 3n प्लस 4, 3n प्लस 7, 3n प्लस 10 माइनस आर को n डाला है, 3n माइनस 5, 3n माइनस 2, 3n प्लस 1, 3n प्लस 4, 3n प्लस 7। और अब बच्चा इन सबको क्या कर दें? ऐड। आपने ही किया था ऐड। और बताओ ऐड करने पे यूं टर्म्स कैंसिल हो रही है नहीं? और खुद बताओ, जब मैं इन सबको ऐड करता हूं तो आपको दिख रही होगी एक टर्म कैंसिल होने से ये वाली बच गई, तो एक टर्म कैंसिल होने से ये वाली बच गई। बताया था ना, एक टर्म कैंसिल होने से यहां बचती है, तो एक टर्म कैंसिल होने से यहां बचती है। बताया था, पहली बार नहीं बता रहा हूं, बहुत बार बताया है। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो बताओ फाइनली एसएन क्या आ गया? फाइनली एसएन क्या आ गया? 1/15 इंटू में 3n माइनस 2 इंटू में 3n प्लस 1 इंटू में 3n प्लस 4 इंटू में 3n प्लस 7 इंटू में 3n प्लस 10। सही है बच्चा? और क्या बचा था कैंसिल होने से? ये वाली टर्म। बस ये तो एक बार देख लो कितने हैं। 4 7 जा 28, 280, 560 और प्लस में, पता है प्लस में कैसे हो गई? माइनस माइनस, प्लस 560। दिस इज द आंसर। और ऐसे ही ऑप्शन फॉर्म में लिखा होगा। ऑप्शंस में भी आंसर ऐसे ही लिखा होगा, कोई भी आपको ब्रैकेट्स वगैरह मल्टीप्लाई करके नहीं देगा। एक बार जल्दी से रिवाइंड करा देता हूं, है तो बहुत सिंपल। अगर हम लोगों ने ध्यान से सीख लिया है तो इससे सिंपल कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, इस सीरीज का सम निकालना था। किसी भी सीरीज का सम निकालना हो तो पहले पता करना पड़ता है कि वो सीरीज कैसी है। हमें पता लगा मिसलेनियस प्रोग्रेशन, और मिसलेनियस प्रोग्रेशन का किसी भी टाइप का सवाल आ जाए, हमें सबसे पहले टीआर लिखना होता है। मैंने टीआर लिख दिया। मैंने बोला कि भाई टीआर में न्यूमरेटर में कुछ पार्ट्स मल्टीप्लाई में हो और वो पार्ट्स एपी बना रहे थे +3 +3 +3। तो वो सवाल टाइप नंबर 2 का है। और टाइप नंबर 2 के हर सवाल में सबसे बड़ी जो टर्म है उसका नेक्स्ट वाला लिखो। तो पता है +3 करके 3r + 10, और जो सबसे छोटा वाला है उसका पहला वाला टर्म। तो पता है पहला वाला लिखना है तो -3 करके, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। कर दिया। ये ब्रैकेट आपके पास था नहीं, आपने मन से लगाया।
इस ब्रैकेट की वैल्यू 15 है, तो 15 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 15 से डिवाइड करना है। फिर मैंने कहा इतना करने के बाद आप सेपरेट कर लेना, मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और फिर आर को 1 2 डालना। कब तक डालना? जब तक आपको दिख ना जाए कि टर्म्स डायगोनली कैंसिल हो रहे हैं। बस तुरंत से सवाल खत्म हो गया। अब देखो मैंने इस सवाल में कम से कम 20 से 25 मिनट लगा दिए करने में, लगाए, बट अब मैं अगले सवाल में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। आई होप आ गया होगा, और जिसको आ गया मैं चाहूंगा वो सवाल को अब खुद से अटेम्प्ट करना ट्राई करें। फाइंड सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। सीरीज इज, पढ़ लो, तमीज से पढ़ लो, लिख लो, 2 into 5 into 8 into 11, then 5 into 8 into 11 into 14, then 8 into 11 into 14 into 17। इस सीरीज का सम अप टू n टर्म्स तक निकालना है। इतना तो कंफर्म समझ में आ गया होगा, ये एपीजीपी एजीपी नहीं है, मिसलेनियस प्रोग्रेशन है, और मिसलेनियस प्रोग्रेशन है तो सबसे पहले मैं इसकी टीआर लिखूंगा। टीआर लिखने के लिए, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, मैं पूरा पूरा पार्ट कभी नहीं पढ़ता, पढ़ोगे तो लिख ही नहीं पाओगे। हर बार लेट से पहला पार्ट ही पकड़ के बैठ जाए करो। तो पहला पार्ट, पहली टर्म में फर्स्ट पार्ट 2, सेकंड टर्म में फर्स्ट पार्ट 5, थर्ड टर्म में फर्स्ट पार्ट 8, तो पता है फोर्थ टर्म में फर्स्ट पार्ट अब 11 आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या है? एक एपी, और एपी का आरएच टर्म लिखना कौन सी बड़ी बात है? क्या फॉर्मूला होता है? ए 2 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। डी तो पता है बेटा 3 है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करो और चेक करो, टी आर हमारा 3r माइनस 1 आ गया बच्चा, आ गया। टी आर हमारा बच्चा क्या आ गया? 3r माइनस 1 आ गया। ठीक है, लिख देते हैं। तो भाई हमें जनरल टर्म का फर्स्ट पार्ट मिल चुका है 3r माइनस 1। ये तो पता है जनरल टर्म में भी 4 पार्ट्स मल्टीप्लाई में होंगे। वाई, क्यों? समझ में आया? हर किसी में 4 है, दिख रहा है भाई हम लोगों को। तो बताओ, फर्स्ट पार्ट हमने निकाला 3r माइनस 1, सेकेंड पार्ट कैसे आएगा? +3, फिर +3, फिर +3, तो भाई +3 कर दो, 3r प्लस 2, एक +3 और कर दो, 3r प्लस 5, एक +3 और कर दो, 3r प्लस 8। आई थिंक, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आ गया भाई? पक्का? ठीक है। तो मैंने कहा था टी आर में कुछ पार्ट मल्टीप्लीकेशन में हो, न्यूमरेटर में हो, और एपी बना रहे हो। बना रहे हैं क्या? हाँ, 3 ही तो ऐड किया था, एपी बना रहे हैं। तो सबसे बड़ा 3r प्लस 8, उसका नेक्स्ट टर्म, अगला टर्म, ये बताओ। +3 +3 +3 कर रहे थे, तो अगला टर्म क्या आएगा? और पता है, ये आप अपने मन से लिख रहे हो, ये है नहीं। 3r प्लस 11 अगला टर्म, और जो सबसे छोटा टर्म है 3r माइनस 1, इससे पिछला टर्म। और खुद बताओ, जब +3 +3 +3 +3 कर रहे हो, तो इससे पिछला टर्म लिखने के लिए -3 करना पड़ेगा। तो इसमें से अगर -3 कर दूं तो क्या आया? 3r माइनस 4। सही है। और इन दोनों को क्या करने को बोला था? सब्ट्रैक्ट। अब बेटा ये बताओ, टीआर ये पूरा था आपके पास या सिर्फ ये था? सिर्फ ये था। ये तो आपने अपने मन से लिखा, अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर किसी चीज से आप अपने मन से मल्टीप्लाई करते हो तो उससे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। किससे किया देखें? 3r कैंसिल, 11 + 4 15, तो आपने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 15 से डिवाइड करना बिल्कुल ना भूलें। लिख दिया टीआर। टीआर लिखने के बाद क्या करने को बोला था?
मैं बोल रहा हूं टीआर इतना कर लिया, इसके बाद सवाल में कुछ भी नहीं है, बस फिक्स है। टीआर लिखने के बाद, टीआर लिखने के बाद सेपरेट का टर्म्स। तो चलो सारे लोग टर्म्स को सेपरेट करेंगे। 1/15, 1/15, ठीक है भाई, पता है कौन सा 1/15, ठीक है। इसके बाद सेपरेट करो 3r - 1, 3r + 2, 3r + 5, 3r + 8, 3r + 11, ठीक है। माइनस, सेपरेट कर रहे हो ना, माइनस 3r - 4, 3r - 1, 3r + 2, 3r + 5, 3r + 8। मुझे लगता है इसमें तो अब किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं, कुछ खास काम किया ही नहीं। सेपरेट करने का मतलब ब्रैकेट्स को खोल दिया कि भाई ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गई, फिर बीच में माइनस, और ये टर्म फिर इससे मल्टीप्लाई हो गई। बाहर जो 1/15 पड़ा है वो तो पड़ा हुआ ही है। और अब इसके बाद क्या कहा था, आर को 1 डालो, 2 डालो, जब तक डालो जब तक आपको डायगोनल कैंसिलेशन दिखना जाए, बस। चलो आर को 1 डालो, सारे लोग डालो भाई आर को 1, 1/15, गलती नहीं करनी है, T1 निकाल रहे हैं, आर को 1 डालेंगे, आर को 1 डालने पे 2, आर को 1 डालने पे 5, आर को 1 डालने पर 8। अपना पेन चलाओगे तो टफ लगेगा ही नहीं। आर को 1 डालने पर 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14। मैं चाहूंगा इतना तो आप खुद कर रहे होंगे। आर को 1 डालने पर दिख रहा है -1 आ रहा है, आर को 1 डालने पर फिर 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11। बस आर को कुछ नहीं किया, 1 डाल दिया। इतना तो यार आप लोग कर ही सकते हो भाई, 11वीं में हो, इतना सारा सीख चुके हो, बस आर को एक ही तो डालना और करना क्या। चलो अब T2 निकालेंगे, और T2 कैसे निकालेंगे, आर को बच्चा 2 डाल के। तो चलो सारे लोग आर को 2 डालेंगे। 2 डालने पर पता है ये 5 आया, ये 8 आया, ये 11 आया, ये 14 आया, ये 17 आया। 5, 8, 11, 14, 17। क्या समझ में आ रहा है, आर को 2 डालने पर ये 2 आया, ये 5 आया, ये 8 आया, ये 11 आया, ये 14 आया। 2, 5, 8, 11, 14। और आपको याद है रुकना कहाँ था, जब आपको कैंसिलेशन दिख जाए। क्या आप सबको कैंसिलेशन दिख गया, मुझे तो दिख गया। तो फिर यूं ही कैंसिल होते चलेंगे भैया, नहीं चलेंगे, खुद बताओ, बिना सोचे समझे बताओ। लास्ट में जब TN और लिखूंगा, इन सबको जब ऐड करूंगा तो कितनी टर्म बचेंगी, 2। कौन सी, एक तो जो ऊपर दिख रही है वो वाली, और एक जो नीचे दिखेगी सबसे वो वाली। ये पता है नीचे भी 2 पार्ट्स आएंगे, और कौन सा वाला पार्ट नीचे कैंसिल हो रहा है, सेकंड वाला। कौन सा बचेगा, फर्स्ट वाला। खुद ही पता है, एक टर्म अगर यहां बची है कैंसिल होने से, तो एक टर्म यहां बचेगी, ठीक है। कौन सी होगी वो, जब आर को एन डालेंगे। चलो आर को एन डाल देते हैं। और वैसे तो देखो डायरेक्टली पता है क्या बचने वाला है, आप चाहो तो अपना टाइम सेव कर सकते हो। तो बताओ आर को एन डालने पर क्या क्या आया, 3n - 1, 3n + 2, 3n + 5, 3n + 8, और 3n + 11। और माइनस में और भी कुछ आया, मैं उसे नहीं लिख रहा हूं, आप ही बताओ क्यों नहीं लिख रहा हूं। आपने बोला टर्म्स यूं डायगोनली कैंसिल हो रही है। टर्म्स अगर यूं डायगोनली कैंसिल हो गई तो एक टर्म यहां बचेगी, तो एक टर्म यहां बचेगी। तो कौन कौन सी टर्म बच्चा बच गई, ये वाली और ये वाली। कर दें सबको ऐड, ऐड करते ही सब कैंसिल हो रहा था, ऐड करते ही ऐसे। ये तो पता है ना, T1 + T2 + T3 + T4 up to + Tn is known as Sn। 1/15 बाहर, 3n - 1,
3n plus 2, 3n plus 5, 3n plus 8, 3n plus 11 और प्लस ना आए तो मना कर देना, टर्म्स यूं कैंसिल हो चुकी हैं। इसका मतलब एक टर्म ऊपर वहां बची हुई है और एक टर्म नीचे यहां बची हुई है जब हमने ऐड किया हुआ है। तो जो नीचे बची हुई है वो ये रही, और जो ऊपर बची हुई है पता है प्लस के साथ आएगी। सबको समझ में आ गया होगा, प्लस के साथ आएगी। क्या आ रही है बस वो देख लेते हैं। 10 80 80 इंटू 11 880। और चिंता मत करना, ऑप्शन बिल्कुल इसी फॉर्म में होगा, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आपको ऑप्शन मिलेगा भाई। ठीक है, तो टाइप 2 में हम लोग इतना ही कर रहे हैं, एक बार सीख लेते हैं। मैंने कहा था कि भाई अगर टी आर में कुछ पार्ट्स मल्टीप्लिकेशन में हो, कहां पे हो, न्यूमरेटर में हो, तो वो टाइप नंबर 2 का सवाल है। टी आर में कुछ पार्ट्स मल्टीप्लिकेशन में हो, न्यूमरेटर में हो, एपी में हो, तो वो सवाल टाइप 2 का है। और टाइप 2 के हर सवाल में सबसे बड़ी का नेक्स्ट लिखना है, सबसे छोटी का प्रीवियस लिखना है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। और ये गलती नहीं कर देनी है, जिस एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई किया उस एक्स्ट्रा से डिवाइड भी करना है। उसके बाद ब्रैकेट्स को सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने के बाद T1 लिखना, T2 लिखना और Tn लिख देना। सबको जैसे ही ऐड करोगे डायगोनली कैंसिल हो जाए करेगा। एक टर्म यहां बचेगी, एक टर्म यहां बचेगी। यू हैव एन आंसर नाउ। तो इससे सिंपल काम बताओ क्या होगा। 2 सवाल काफी हैं, ट्यूटोरियल में 3-4 सवाल और करा दूंगा, पर वो सारे सवाल हो जाएंगे अगर हम लोग ये लेक्चर रिवाइज करके आएंगे। लेक्चर रिवाइज जरूर करना है, वो रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना जाना भाई हमारा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए टाइप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पहले जूम कर देता हूं, पहले सवाल पढ़ लो। फाइंड सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स। सीरीज है 1/1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 1/4 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 1/7 इंटू 10 इंटू 13 प्लस 1/10 इंटू 13 इंटू 60। पढ़ लो, नोट कर लो, ये सीरीज हमारे पास है। आपको बेटा समझ में आया? समझ में आ गया होगा टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 में सिर्फ क्या डिफरेंस है। सोचो सोचो सारे लोग, बच्चा सारे लोग सोचो कि टाइप 2 और टाइप 3 में क्या डिफरेंस है। समझ में आ गया? टाइप 2 में यही सवाल था, बस वो ऊपर था, और टाइप 3 में ये वही सवाल है, बस नीचे है। इसलिए वहां न्यूमरेटर लिखा था, यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख रहा हूं। छोड़ो सारी बातें, हम तो बिल्कुल स्टार्ट से करते हैं, बेसिक से करते हैं। इस सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, किसी भी सीरीज का सम निकालना है तो पहले पता करना है वो एपी है। पता है, इसमें से ये माइनस करोगे, ये माइनस करोगे, एपी नहीं है। डिवाइड भी करोगे तो कॉमन रेशियो नहीं आएगा, जीपी नहीं है। एजीपी में तो 2 ही पार्ट्स होते हैं, मल्टीप्लाई में वो भी नहीं है। मिसलेनियस प्रोग्रेशन है। अब मिसलेनियस प्रोग्रेशन का चाहे कोई भी सवाल आ जाए, रिकॉल कर लो, मिसलेनियस प्रोग्रेशन का चाहे कोई भी सवाल आ जाए, आपको सबसे पहले क्या लिखनी होती है? जनरल टर्म। और याद है मैंने आपसे एक बात कही है, जनरल टर्म लिखने के लिए ये पूरा नहीं पढ़ना है, ये पूरा नहीं पढ़ना है, ये पूरा नहीं पढ़ना है, ये पूरा नहीं पढ़ना है। एक एक पार्ट पकड़ के बैठ जाना है, एक एक पार्ट पकड़ के बैठ जाना है। लेट्स से कौन सा पार्ट? पहला पहला पार्ट, पहली टर्म का पहला पार्ट 1, दूसरी टर्म का पहला पार्ट 4, तीसरी टर्म का पहला पार्ट 7,
चौथी टर्म का पहला पार्ट 10, और अब ये क्या है, एक ईपी, और एपी का आरएथ टर्म लिखना कौन सा बड़ा काम है, आता है ना फॉर्मूला, ए 1 प्लस एन माइनस 1 मतलब आर माइनस 1 इंटू डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो चेक करो कैलकुलेशन के बाद क्या आया, 3r-2। ऐसे ही करोगे, अगर जनरल टर्म नहीं लिख पाए तो कोई भी सवाल नहीं होगा। और जनरल टर्म को देखो मैंने कितना सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया कि भाई वेन एवर यू आर राइटिंग द जनरल टर्म, डोंट रीड ऑल द पार्ट्स साइमल्टेनियसली, सारे पार्ट्स को एक साथ मत पढ़ो, जस्ट स्टिक टू वन पार्ट, एक पार्ट पकड़ लो। जैसे मैंने फर्स्ट टर्म का फर्स्ट, तो सेकंड का भी फर्स्ट, थर्ड का भी फर्स्ट, फोर्थ का भी फर्स्ट, तो आरएथ में भी फर्स्ट आ जाएगा। अब बेटा खुद बताओ क्या हमें समझ में आ रहा है या नहीं। इन सारी टर्म्स में ऊपर 1 है, तो आरएथ टर्म में भी ऊपर 1 है। हम नीचे फर्स्ट पार्ट डराइव कर चुके हैं, कितना, 3r-2। क्या बेटा आपको ये पता है हर टर्म में यहां पे नीचे 3-3 पार्ट्स मल्टीप्लाई में है, तो यहां पे भी 3 पार्ट्स मल्टीप्लाई में आएंगे। कैसे आएंगे समझ में आ गया, +3 करना है और फिर एक +3 और कर देना है, तो +3 कर दो तो 3r+1, एक +3 और कर दो 3r+4। तो पहले बताओ समझ में आया या नहीं आया। अब तो यार मैं आप लोगों को टी आर इतनी बार लिखवा चुका हूं, जनरल टर्म इतनी बार लिखवा चुका हूं, और मैं आपसे बच्चा बार बार क्या कह रहा हूं कि टी आर लिखते वक्त आपको पूरा टर्म एक साथ नहीं पढ़ना है। 1 तो ऊपर आएगा ही आएगा, नीचे हर किसी का फर्स्ट पार्ट पकड़ लिया, 1 4 7 10 निकाल लिया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट तो +3 करके आ रहा है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट तो +3 करके आ रहा है। जनरल टर्म जरूर लिखना है। हाँ, अब एग्जाम में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसके लिए लिखा देता हूं, पर जनरल टर्म तो सबसे पहले लिखना है। नोट, whenever we have whenever we have r whenever we have r in tr whenever we have r in tr in denominator, सुन लो ध्यान से, मैंने बोल रखा है कि whenever we have r in tr in denominator, problem is of type 3। करना क्या है वो बताऊंगा अभी, बट पहले समझ जाना एग्जाम में। और पता है जितना मैं आपको बता रहा हूं वो अगर आप समझ गए तो सवाल में तो क्लिक कर जाएगा कि करना क्या एग्जाम में भाई आपको। मैंने बोला है कि भाई अगर टी आर में आर नीचे हो, टी आर है और इस टी आर में आर नीचे अगर हो, ऊपर होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट अगर नीचे हो तो वो सवाल किसका है, टाइप 3 का है। ध्यान रखना, फिर बोल देता हूं कि भाई अगर टीआर में आर नीचे हो, ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ना हो और अच्छा, बट आर अगर नीचे अगर हो, ऊपर होगा कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नहीं होगा तो और भी अच्छी बात है, बट अगर आर नीचे है तो आपको बोलना है कि भाई ये सवाल तो हमने हमारे सर ने कराया था और वो बताया था कि भाई अगर आर नीचे होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे मुझे मतलब ही नहीं है, अगर आर टी आर में नीचे होता है तो वो सीक्वेंस सीरीज में मिसलेनियस प्रोग्रेशन में टाइप 3 का सवाल था। इससे क्या फायदा हुआ टाइप 3 का सवाल था,
इससे ये फायदा होगा कि टाइप 3 का सवाल अगर पहचान लिया तो करना क्या है वो समझ में आ जाएगा। क्या करना है? सबट्रैक्ट, घटाना है। द स्मॉलेस्ट टर्म, सबसे छोटी टर्म को, सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट टर्म फ्रॉम द लार्जेस्ट टर्म ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। तो मैंने आपको ये बोला है, अगर टाइप 3 का सवाल है तो डिनोमिनेटर की सबसे बड़ी टर्म में से सबसे छोटी वाली टर्म ऊपर सबट्रैक्ट करके लिखनी है। पता है पिछले में बोला था बड़े का अगला सबसे छोटे का पिछला, यहां पे नहीं। क्या बोला है? डिनोमिनेटर का सबसे बड़ा टर्म और सबसे छोटा टर्म ऊपर सबट्रैक्ट करके लिखना है। ऐसा करने से क्या होगा अभी बताऊंगा, पर आपको करना है, बोल दिया गया है। देन उसके बाद तो वही सेपरेट जैसे हम पहले कर रहे थे, और उसके बाद वही कि T1 निकालेंगे, T2 निकालेंगे, T3 निकालेंगे, Tn निकालेंगे, और उसके बाद वही कि ऐड कर देंगे, और उसके बाद वही कि भाई डायगोनल कैंसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? मुझे लगता है पक्के से समझ में आ गया होगा। तो चलो ऐसा करते हैं, इस टीआर को नेक्स्ट पेज पे कॉपी करते हैं और फिर सीखते हैं कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, तो चलो पहले इस टीआर को सारे लोग नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लो। मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। चलिए भाई, इसे हमने नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लिया। चलिए, हाँ, तो मैंने बोला अगर टीआर में आर डिनोमिनेटर में है, ऊपर हो चाहे ना हो मुझे मतलब नहीं है, अगर डिनोमिनेटर में है तो सवाल टाइप 3 का है। और अगर सवाल टाइप 3 का है तो आपको ऊपर ऊपर सबसे बड़ी टर्म 3r+4 एंड सबसे छोटी टर्म 3r-2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सबसे बड़ी में से, अब जब सीख गए तो इतना कौन सा बड़ा काम है, सारे लोग मुझे लगता है एग्जाम में करके आ ही जाओगे भाई। ये तो बच्चों वाला खेल है, पर बच्चों वाला खेल तभी है जब सीखा है पहले। हाँ, चलो, हाँ भाई। हम्म, बेटा ये बताओ, टीआर आपकी ये पूरी थी क्या? नहीं, टीआर तो सिर्फ ये थी, सिर्फ टीआर तो ये थी। ये तो आई थिंक आपने अपनी मर्जी से कुछ लिख दिया ऊपर मल्टीप्लाई करके। क्या लिखा एक बार देख लें। 3r तो कैंसिल हो गया, 4+2 6, यानी ये 6 है, और 6 आपने मल्टीप्लाई कर रखा है। और बेटा पता है ना, अगर 6 मल्टीप्लाई कर रखा है तो 6 डिवाइड भी करना पड़ेगा। और मुझे लगता है जिससे मल्टीप्लाई करें उससे अगर डिवाइड कर दें तो क्या गलती करी। जिससे मल्टीप्लाई किया, किससे किया? 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 से डिवाइड भी कर दिया। अब सारा का सारा वही कहानी। क्या बच्चा, क्या कहानी? दोबारा बताओ, क्या कहानी? सेपरेट। चलो सेपरेट करते हैं। 1/6, पता ना बेटा सेपरेट कैसे करेंगे, समझ में आता है ना कि भाई ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में माइनस लगेगा, और फिर ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा। चलो करते हैं, पहले ये टर्म इससे मल्टीप्लाई कर,
3r plus 4 अपॉन 3r minus 2, 3r plus 1, 3r plus 4, बीच में माइनस दिख रहा है, ये वाला माइनस, और फिर ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा। ये तो मुझे लगता है सारे लोग कर सकते हैं। आप लोगों की तो कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है ना यार भाई, आपको तो कैलकुलेशन बहुत अच्छा लगता है करना, तो कैलकुलेशन करिए सारे लोग भाई। कर दिया भाई, कर दिया सेपरेट। अब खुद देखो, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आपको दिख ही रहा होगा, वो तो आप एग्जाम में टाइम भी सेव कर सकते थे। जब हमने सेपरेट किया तो ये 3r प्लस और 3r प्लस 4 तो कैंसिल हो रहा था, जरूर हुआ करेगा। 3r माइनस 2 और 3r माइनस 2 कैंसिल हो रहा था, पहली टर्म या लास्ट टर्म वही कैंसिल हुआ करेगी और कुछ नहीं। तो ध्यान से एक बार tr लिख देते हैं, 1/6। ये तो आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए था, चलो कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। 1/3r माइनस 2, 3r प्लस 1, माइनस 1/3r प्लस 1 इंटू 3r प्लस 4। वो तो आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए था। जब आपने ये सेपरेट किया था तो पता है ये कैंसिल हो रहा था, डायरेक्टली लिखना चाहिए था। और जब आपने ये सेपरेट किया था तो पता है ये कैंसिल हो रहा था, आपको डायरेक्टली लिखना चाहिए था भाई। चलो कोई ना, चलो सेपरेट करने के बाद T1। भाई लोग, भाई लोग T1 कैसे निकालेंगे? भाई लोग T1 कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। R को 1 डाल देंगे, चलो डालो सारे लोग R को 1, 1/6 तो बाहर। R को जब 1 डाला तो 1 इंटू 4, R को जब 1 डाला 4 इंटू 7। T2 निकालो सारे भाई लोग, R को 2 डालो, R को जब 2 डाला तो 4 इंटू 7। R को जब 2 डाला, R को जब 2 डाला तो 1/7 इंटू 10। आई थिंक आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिख गया होगा कि इन सब को ऐड करने पर टर्म्स का डायगोनल कैंसिलेशन हो रहा है। दिख गया? दिख गया। तो एक टर्म कहां बची? वहां। तो एक टर्म कहां बची? यहां। एक टर्म यहां तो एक टर्म यहां, तो चलो Tn लिख देते हैं। 1/6 कैसे लिखेंगे यार Tn जल्दी बताओ। R को n डाल दो, कौन सी बड़ी बात कर रहा हूं भाई मैं। R को n डाल दो, सारे लोग R को n डाल दो भाई, मेरे बच्चा सारे लोग R को n डाल दिया R को। और अब बच्चा इन सबको क्या कर दूं? ऐड। पता है T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू प्लस Tn इज नोन एज Sn। बाहर क्या बाहर है? 1/6। बाहर क्या बाहर है? 1/6। और बताओ ऐड करने पर क्या हुआ? न्यू टर्म्स कैंसिल हो गए। दिख गया? एक टर्म वहां पड़ी हुई दिख रही है जो कैंसिल नहीं हुई, और एक टर्म वहां पड़ी हुई दिख रही है जो कैंसिल नहीं हुई। क्या क्या कैंसिल नहीं हुआ, कैंसिल कर देते। हाँ, क्या बच गया? 1/1 इंटू 4, यानी 1/4 माइनस 1/3n प्लस 1 इंटू 3n प्लस 4। नाउ यू हैव एन आंसर। आंसर इसी फॉर्म में ऑप्शन में लिखा होगा, आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। हो गया सवाल यार, इससे सिंपल मैं आपको बताओ क्या बताऊं इसमें यार। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइंड करना है, क्या दिक्कत है अगले सवाल से रिवाइंड कर लेंगे, अगला सवाल और है हमारे पास, वहां कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो जल्दी से नेक्स्ट सवाल करते हैं। पहले आप लोग इत्मीनान से, तसल्ली से, तमीज से सवाल लिख लो, मैं रुक जाता हूं। मैं रुक गया हूं आराम से, पहले आप लोग सवाल लिख लो, पढ़ लो। वैरायटी मिक्स प्रॉब्लम्स जो होंगी ना, वो मैं आपको ट्यूटोरियल में कराऊंगा।
तो इसके बाद ट्यूटोरियल अटेंड करना बहुत जरूरी है कि जो भी मिसलेनियस प्रोग्रेशन का ट्यूटोरियल होगा, मिसलेनियस क्या अलग अलग तरह के सवाल कराते रहेंगे ट्यूटोरियल्स में भाई। चलो आई थिंक सबने लिख लिया होगा। इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकालना है, देख लेंगे वो तो हम लोग। 1/1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस 1/5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11। ठीक है, वो तो मुझे लगता है सवाल के स्ट्रक्चर को देख के ही पहचानने में आ जाएगा। मैं बातें करूंगा लेकिन पहचानने में आ जाएगा कि भाई ये तो मिसलेनियस प्रोग्रेशन का टाइप नंबर 3 का सवाल है, यूं ही दिख जाता है। पर चलो बात कर लेते हैं। पता है ये एपी तो नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा इनको माइनस करेंगे तो। जीपी भी नहीं है, भले डिवाइड करते रहो सेम मिलेगा ही नहीं। T2/T1 T3/T2 के बराबर नहीं आएगा। एजीपी भी नहीं है, दो ही पार्ट्स होते हैं मल्टीप्लाई में। मिसलेनियस प्रोग्रेशन पे आ गए, और मिसलेनियस प्रोग्रेशन में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? जनरल टर्म टीआर। और मैंने कहा टीआर लिखने के लिए ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म पूरा 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 पढ़ेंगे? नहीं, पूरा कभी नहीं पढ़ेंगे। क्या कहा? हर टर्म का एक पार्ट पकड़ के बैठ जाएंगे। लेट्स से फर्स्ट पार्ट ही पकड़ के बैठ जाते हैं। हाँ भाई, फर्स्ट टर्म में पहला पार्ट 1, तो सेकंड टर्म में भी पहला पार्ट 3, तो थर्ड टर्म में भी पहला पार्ट 5। अब पता है फोर्थ टर्म में पहला पार्ट 7, फिर अगले टर्म में पहला पार्ट 9, ऐसे चलता चला गया। ये क्या बन गई? एपी। तो इसकी तो जनरल टर्म लिखनी आती है, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। तो चेक करो कैलकुलेशन के बाद ये 2r-1 आ रहा है। कौन सा बड़ा काम था ये तो याद करो, मैंने पहले लेक्चर में याद भी कराया था। 1 3 5 7 9 का जनरल टर्म, nth टर्म 2n-1, rth टर्म 2r-1। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है भाई लोग। ठीक है, चलो करते हैं। अब खुद बताओ, सारी टर्म में ऊपर 1 आ रहा है, तो आपका rth टर्म ने क्या बिगाड़ा है भाई? उसमें भी ऊपर 1 ही आएगा। अब बेटा ये बताओ, डिनोमिनेटर में हर टर्म में 4-4 पार्ट्स आ रहे हैं, तो भाई rth टर्म में भी 4-4 पार्ट्स आएंगे। पहला पार्ट आपने हर टर्म का लिखा था, उससे आपने rth टर्म का भी फर्स्ट पार्ट निकाल लिया। क्या था? 2r-1। क्या नीचे एक ब्रैकेट आएगा या 4 ब्रैकेट आएंगे? आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे 4 ब्रैकेट्स आएंगे, 4 टर्म आएंगी। पहला 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 तो पहला, तो अब दूसरा कैसे? +2 करके, +2 कर दो। फिर एक ब्रैकेट और कैसे? 1+2 और करके, 1+2 और कर दो। और अब एक ब्रैकेट और कैसे? 1+2 और करके। क्या 1+2 और करके एक ब्रैकेट और आएगा? गलती मत कर देना यार, क्यों आएगा? क्यों आएगा? जब नीचे 4 टर्म है, हर 4 पार्ट्स हैं हर टर्म में, तो यहां पर भी 1 2 3 4 पार्ट्स ही होंगे। ठीक है, हमने जनरल टर्म लिख दिया, हमने जनरल टर्म लिख दिया। अब बेटा ये बताओ, जनरल टर्म लिखने के बाद मैंने ये बोला था कि टी आर में आर अगर नीचे हो, ऊपर हो देखेंगे, ऊपर ना हो तो उससे बच्ची बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैंने बोला कि अगर टी आर में आर नीचे हो तो वो सवाल मिसलेनियस प्रोग्रेशन टाइप 3 का है, और हर मिसलेनियस प्रोग्रेशन सवाल टाइप 3 में ऊपर, ये जो ऊपर मैं लिखने जा रहा हूं ये खुद से लिख रहा हूं, सवाल में है नहीं। ऊपर सबसे बड़ी ढूंढो, सबसे बड़ी पता है 2r+5 सबसे बड़ा है। सबसे छोटी 2r-1 सबसे छोटा है, को माइनस कर देना है। बोला था ना कि सबसे बड़ी में से
नीच डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी टर्म देख लो, सबसे छोटी टर्म देख लो, और सबसे बड़ी में से सबसे छोटी माइनस ऊपर लिखो, ये बोला था। अब ये बताओ, ये टर्म, ये गलती मत करना, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा एग्जाम में कि भाई ये टर्म सवाल में थी नहीं, आपने खुद से लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? 2r कैंसिल, 5 + 1 6, मतलब आपने ऊपर 6 मल्टीप्लाई किया है। तो भाई लोग 6 से डिवाइड करना मत भूल जाना। 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, कोई गलती नहीं। भूल जाओगे तो गलत आंसर आएगा। चलो करते हैं, क्या करते हैं इसके बाद? सेपरेट। अब मैं थोड़ा सा टाइम बचाऊंगा। सेपरेट, पता है जब मैं इसको सेपरेट करूंगा तो 2r+5 और 2r+5 कैंसिल होगा। चलो 1/6 तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा वाला है। जब मैंने इनको सेपरेट किया तो 2r+5 कैंसिल, 1/, लिख दो सारे लोग, 1/, 2r-1, 2r+1, 2r+3, बीच में माइनस। ये माइनस सारे लोग ढूंढ सकते हो। हाँ, कैसे? जब मैं इसे सेपरेट करूंगा, 2r-1, 2r-1 कैंसिल, ये 13 टर्म बची। 1/, 2r+1, 2r+3, 2r+5। समझ में आया? ये 1/6 कौन सा वाला है? ये जब ये सेपरेट किया तो ये कैंसिल होके ये 3 टर्म बची, और जब ये सेपरेट किया तो ये कैंसिल होके ये 3 टर्म बची। बस आर को 1 2 3 और एन। चलो आर को 1, अब तो सारे लोग कर सकते हैं। सारे लोग मेरे साथ साथ आर को 1 डालो, सारे लोग मेरे साथ साथ आर को 1 डालो। तो 1 3 5, आर को 1 डालो, 3 5 7, आर को 2 डालो, 2 डालो, 3 5 7, आर को 2 डालो, 5 7 9। बस रुक जाओ, क्यों? कैंसिलेशन दिख गया होगा, बस आर को अब एन डाल दो। चलो सारे लोग भाई आर को एन डालो। सारे लोग आर को एन डालो। अब सारे लोग इनको ऐड कर दो ऐड। दिख रहा है? ऐड करने पर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो पता है कौन कौन सी टर्म बच गए। T1 + T2 + T3 अप टू +Tn, और T1 से लेके Tn तक के सम को ही Sn बोलते हैं। तो चेक करो भाई लोग, Sn क्या आया? 1/6। और पता है कैंसिल होने से ये बच गया था, कितना है ये? 1 × 3 × 5, 15 है शायद नीचे, 1/15, और माइनस में 1/2n+1, 2n+3, 2n+5। सवाल खत्म। आ गया? ऑप्शन इसी फॉर्म में होगा। बट ये हमने अभी क्या निकाला? एसएन। एसएन, एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। उसने क्या पूछा है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ये तो और आसान हो जाएगा देखना। खुद बताओ, वो मुझसे एस इन्फिनिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एस इन्फिनिटी। आप लोग क्या निकाल चुके हो? एस एन। एस एन निकाल चुके हो, एस इन्फिनिटी पूछ रहा है। इसका मतलब वो चिल्ला चिल्ला के सवाल बोल रहा है कि एन को इन्फिनिटी पुट कर दो। करते हैं। हाँ है ना भाई? एक बार दोबारा अच्छे से देख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, ठीक है? ये क्या है? एस एन।
पूछा क्या है, एस इन्फिनिटी, तो उसने चीख चीख के बोला कि एन को इन्फिनिटी डालो। तो चलो डालते हैं एन को इन्फिनिटी, डालिए मेरे साथ। हाँ भाई, 1/6 तो एज इट इज, 1/15 तो एज इट इज, और पता है जब आप एन को इन्फिनिटी डालेंगे यानी बहुत बड़ा नंबर, पता है 1/इन्फिनिटी इज 0। ये बताओ समझ में आया या नहीं आया? मुझे लगता है सबको बच्चा आ गया होगा। एस एन ये है, उसने मेरे से एस इन्फिनिटी मांगा तो बोला एन को इन्फिनिटी डाल दो। तो ये कॉपी तुम जब यहाँ पे एन को इन्फिनिटी डालोगे तो 1/इन्फिनिटी, 1 बहुत बड़ा नंबर इज बहुत बहुत छोटा नंबर, 1 बहुत बड़ा नंबर इज बहुत छोटा नंबर, 0 नंबर। आ गया भाई, क्या आंसर आ गया? 1/90, दिस इज द आंसर। खत्म। अब ये बताओ समझ में आया या नहीं आया? मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। तो यानी कोई आपसे एस एन पूछता है इस सवाल में, एस एन, तो ये आंसर दे देते हैं। और अगर उसने एस इन्फिनिटी पूछा तो पता है ये एन को इन्फिनिटी डालोगे तो ये 0 हो गया, ये आंसर दे दोगे। मुझे लग रहा है टाइप 3 भी काफी आसान है, और बहुत सारे सवाल कराऊंगा, ध्यान रखना ट्यूटोरियल में। बस अब टाइप 3 को वाइंड अप करते हैं। मैंने कहा था मिसलेनियस प्रोग्रेशन के किसी भी सवाल में आपको टीआर लिखना है, और टीआर में अगर आर नीचे आ जाए तो वो टाइप 3 का सवाल है, और टाइप 3 का सवाल है तो उसमें सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वाली माइनस ऊपर करके लिख देना है, सेपरेट कर लेना है, कैंसिलेशन डायगोनल हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। एस इन्फिनिटी पूछेगा तो लास्ट में एस एन निकालने के बाद एन को इन्फिनिटी पुट कर देना, हो जाएगा सवाल। कौन सा बड़ा काम है, कौन सा बड़ा काम है? ठीक है, और सवाल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बस 10 मिनट लेके टाइप नंबर 4 और एक्सप्लेन कर देता हूं, और फिर सवाल तो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो चलो टाइप 4 में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कर दूं? 10 मिनट लेके कर देते हैं, टाइप 4 एक्सप्लेन कर देते हैं। सवाल तो ढेर सारे हम लोग कहां करेंगे, ट्यूटोरियल में या अगले लेक्चर में। ठीक है, टाइप 4 is method of difference, टाइप 4 is method of difference। देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई इन एग्जाम्स, एग्जाम्स में कैसे पहचानेंगे। चलो लिखा देता हूं, लिखा दूं, लिखा देता हूं। whenever difference between whenever difference between two consecutive terms, ये बताओ अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ गया, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ गया, वो तो एपी हो गया, वो तो हम पढ़ नहीं रहे। whenever difference between two consecutive terms forms an AP or GP, problem is of type 4, method of difference। मैंने बोला है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस डिफरेंस जो है वो एपी या जीपी बना दे तो सवाल प्रॉब्लम टाइप 4 का मेथड ऑफ डिफरेंस का है। जब तक पहचानोगे नहीं सवाल किस टॉपिक का है, तब तक सवाल को आगे कैसे बढ़ाओगे मेरे बच्चा। ठीक है, करना क्या है वो अभी बताऊंगा, बट पहचानना कैसे है वो समझ में आना चाहिए। आ गया?
क्या कि अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं आना चाहिए, सेम आ गया तो वो तो फिर वही एपी का सवाल हो जाएगा। मैंने बोला है अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस एपी बना दे या जीपी बना दे तो वो सवाल टाइप 4 का है, मेथड ऑफ डिफरेंस का है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अगर अभी सब सिखाऊंगा, अगर वो सवाल मेथड ऑफ डिफरेंस का है, पहचान लिया, तो उसके बाद करना क्या है वो सिखा देगा, पर पहले पहचानना है, सवाल के थ्रू बताऊंगा। फिक्स स्टेप्स हैं 2-3, इन्हीं को फॉलो करते रहना, सवाल अपने आप होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या स्टेप है? देखो, राइट, पहला स्टेप, राइट टी आर। टी आर लिखना नहीं है, जस्ट टी आर लिखना है, मतलब बोल रहा हूं सिर्फ टी आर लिख देना, लिख देना टी आर, लिख देना जस्ट टी आर, बस। कितना सिंपल सा स्टेप है यार ये तो। सिर्फ टी आर लिखना है, जनरल टर्म पूरी लिखनी नहीं है आपको, बस टी आर लिख देना है, टी आर करके लिख देना। कितना सिंपल स्टेप है। स्टेप 2, री राइट द सम। सम को दोबारा लिख लेना, जैसे पहले भी लिखते थे हम एजीपी में। रीराइट द सम, सबको दोबारा लिख लेना, शिफ्टिंग वन टर्म ईच, शिफ्टिंग वन टर्म ईच। कुछ नहीं करना, याद है एजीपी में हम जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे, फिर सम को रिराइट करते थे शिफ्ट करके। यहां कुछ नहीं करना, बस सम को दोबारा लिख लेना है एक टर्म शिफ्ट करके, बस। स्टेप 3, सबट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है? सबट्रैक्ट। और सबट्रैक्ट करते ही आपका टीआर आ जाए करेगा। सबट्रैक्ट एंड फाइंड टीआर, टीआर अपने आप आ जाएगा, आपको नहीं सोचना है। स्टेप 4, और मुझे लगता है अगर आपका टीआर आ गया, हेलो, अगर आपका टीआर आ गया तो एसएन तो क्या होता है? सिग्मा R1 से लेकर एन टी आर। अब ये सवाल हमेशा टाइप नंबर 1 सिग्मा के एप्लीकेशन का बन जाए करेगा। तो इसलिए आपको समझ में आया कि कौन से टाइप का है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। कौन से टाइप का है ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो सवाल कैसे करोगे? आ गया? सबको आ गया? ठीक है, एक सवाल के थ्रू चलो बात करते हैं। इसमें स्टेप्स रिवाइज कराऊंगा आपको। फाइंड सम ऑफ सीरीज अप टू एन टर्म्स। क्या करना है? मुझे एक सीरीज का सम निकालना है, निकाल लेंगे। अप टू एन टर्म्स तक निकालना है। अब आप बताओ, किसी भी सीक्वेंस सीरीज के सवाल में अगर कोई आपसे सीरीज का सम पूछता है तो पहले आप पता करते हो ना कि वो एपी है या नहीं है। एपी के लिए क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर वो कॉमन आया तो वो एपी होगा। देख लेते हैं, इनका डिफरेंस निकालो 7, फिर इनका डिफरेंस निकालो 9। ये पता है ये एपी नहीं हुई, क्योंकि एपी अगर होती तो कॉमन डिफरेंस 7 आने के बाद फिर 7 ही आता। इनका डिफरेंस निकालो 11, इनका डिफरेंस निकालो 13। ये पता है एपी के लिए तो डिफरेंस कॉमन आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, और पता लग गया। डिफरेंस पहले आया 7, फिर आया 9, फिर आया 11, फिर आया 13। यानी डिफरेंस जो है, डिफरेंस जो है इज फॉर्मिंग एन एपी। डिफरेंस एक एपी बना रहा है, समझ में आ गया होगा। पहले डिफरेंस 7 आया, फिर डिफरेंस 9 आया, फिर डिफरेंस 11 आया, फिर डिफरेंस 13 आया। इसका मतलब डिफरेंस जो है वो एपी बना रहा है। और कभी डिफरेंस एपी बनाता है तो सवाल टाइप 4 मेथड ऑफ डिफरेंस का होता है। ठीक है,
और मेथड ऑफ डिफरेंस के हर सवाल के फिक्स स्टेप्स है जो बता दिए गए हैं। ऐसा करते हैं, पहले एक बार सवाल को जस्ट लिख रहा हूं, थोड़ा सा उसका फ्रेम बिगाड़ दिया है मैंने, एक बार सवाल लिख लेता हूं। और नहीं है ना तुरंत मना करना। हाँ भाई, मेथड ऑफ डिफरेंस का सवाल का सबसे पहला स्टेप क्या था कि टी आर लिखना है। टी आर लिखना नहीं है, जस्ट टी आर लिखना है। लो, बस हो गया पहला स्टेप। टी आर मतलब समझ गए, आरथ टर्म, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो ये आरथ, ये आर टर्म्स है। ठीक है, स्टेप 2 क्या था, इस सम को दोबारा लिखना है। कुछ नहीं करना, बस सम को दोबारा लिखना है, बस शिफ्ट करके लिखना है, मतलब 6 को यहां ना लिख के 6 को यहां लिखना है। लिख देते हैं, तो इधर 6, इधर 13, इधर 22, इधर 33, और ऐसे करते करते जाएंगे तो यहाँ पे प्लस टी आर। स्टेप 2 भी बहुत आसान है यार, इससे आसान आप ही बताओ क्या होगा। स्टेप 3 भी बहुत आसान है, क्या, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट करो सारे लोग, सबट्रैक्ट। पता है लेफ्ट हैंड साइड में एस में से एस सबट्रैक्ट हो गया तो 0 आ गया। 6, 13 माइनस 6 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ये सब मैं आपको सिखाया हूं एजीपी में, और लास्ट में माइनस टी आर, भले मैं लास्ट में दोबारा भी सिखा दूंगा। अब देखो ये बात जो मैं करने जा रहा हूं मैंने एजीपी में करी है आपके साथ। क्या, यहां से यहां तक कितनी टर्म्स हैं देख के बताओ। आर टर्म्स, टी आर लिखी थी ना, पता है ये आर टर्म्स है। पता है एक टर्म एक्स्ट्रा और आ रही है, तो कुल कितनी टर्म्स हुई, आर प्लस 1। और कहा था टी आर को तो निकाल लेना है, स्टेप नहीं वो टी आर निकाल लेना, तो टी आर को वहां ले जाते हैं। पता है ये माइनस टी आर जब वहां चला गया तो वहां क्या बन गया, टी आर, और यहां क्या बन गया, 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 एंड सो ऑन। और नहीं आए तो मना कर देना। क्या आपको समझ में आया, ये कुल आर टर्म्स है। अपने मन से पूछो कि क्या ये आर टर्म्स हैं। हाँ, मेरे मन ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल ये आर टर्म्स है। क्यों, जब यहां से यहां तक देखा था तो ये आर टर्म्स थी, एक टर्म ये एक्स्ट्रा आ रही है आर प्लस 1, उसको तो मैं वहीं ले गया, तो ये तो आर टर्म्स ही थी, ये तो वहां चला ही गया। आपको याद होगा मैंने एजीपी में ही बोला था कि फर्स्ट टर्म जो होना वो चेक कर लेना, एपी या जीपी का पार्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। पहले को चेक करने को बोला था, बाद में तो सब सही है। आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई यहां से एपी स्टार्ट हो गई है, यहां से एपी स्टार्ट हो गई है, और एपी में कितनी टर्म्स है बच्चा, आर माइनस 1। सबको समझ में आ गया होगा, खुद बताओ, एक बार दोबारा जल्दी से बताऊं। यहां से यहां तक आर थी, एक एक्स्ट्रा है आर प्लस 1, ये टी आर जो है वहां चली गई तो सिर्फ एक वहां चली गई तो आर बची। पहली टर्म सीरीज का पार्ट नहीं है, तो आर माइनस 1 आर इन एपी। ये सब एजीपी में सिखा दिया था, बस वही का वही है। चलो, टी आर इज इक्वल्स टू 6, तो एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा, किसी का पार्ट ही नहीं है। और मेरे को बच्चा सारे लोग बताएंगे ये क्या है, एक लिख रखा है आपने एपी का सम। आता है सबको एपी का सम, मुझे तो आता है, आपको भी आता है। क्या होता है एपी का सम, एपी का सम n/2, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, r माइनस 1/2, इनटू में क्या होता है 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म, तो 14, 2 इंटू 7, प्लस फॉर्मूले में n माइनस 1, 2a प्लस n माइनस 1, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यानी r माइनस 1 यानी r माइनस 2, इंटू डी,
और डी पता है 2 है। समझ में आया? n/2 r-1/2 2a प्लस r-1 -1 इंटू डी। ये तो समझ में आ रहा होगा, बाहर वाला 2 कैंसिल हो रहा है, तो 6 प्लस r-1। आप सबको समझ में आ रहा है, बाहर वाला 2 नीचे वाला 2 कैंसिल हो रहा है, क्या बचा 7 प्लस r-2। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, यकीन है मुझे। तो 7 प्लस r। तो चेक करिएगा सारे लोग, टी आर क्या आ चुका। अभी अगले पेज पे कॉपी कर दूंगा, पहले लिख लेता हूं 6 प्लस r-1 इंटू r+5। ये हमारा टी आर भली भांति आ चुका है। बस मैंने आपसे कहा है कि लास्ट स्टेप एसएन लिखना होता है। मैं एक बार पिछले पन्ने से टी आर लिख के थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट कर देता हूं। टी आर 6 प्लस r-1 इंटू r+5। ठीक है बच्चा, बस लास्ट स्टेप क्या था, टी आर निकाला है, लेकिन पूछा उसने सम ऑफ n टर्म्स था, तो एसएन तो मैंने आपको सिखाया है क्या होता है, सिग्मा r 1 से लेकर n टी आर कॉपी। और अब बच्चा ये गलती तो नहीं करोगे, ये तो पता है टाइप नंबर 1 का सवाल आ गया, कोई ये गलती तो नहीं करेगा कि भाई सिग्मा 6 प्लस सिग्मा r-1 प्लस सिग्मा r+5। सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये मल्टीप्लाई। चलो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सिर्फ तभी आएगा जब हमने सब कुछ नोट्स रिवाइज करे हैं। टाइप नंबर 1 में 5-6 सवाल मैंने करा दिए थे लास्ट क्लास में। चलो 6 चेक करो, आर स्क्वायर आया, ब्रैकेट खोल रहा हूं, आर स्क्वायर आया, 5r माइनस आर 4r आया, और 5 इंटू -1 -5। दोबारा देखें, सही है मुझे लगता है। आर स्क्वायर आया, 5r माइनस आर 4r माइनस, ठीक है। तो चेक करो फाइनली क्या आ गया, Sn इक्वल्स टू सिग्मा r 1 से लेकर n r स्क्वायर प्लस 4r+1। एंड नाउ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द सिग्मा। पहला टर्म सिग्मा r 1 से लेकर n r स्क्वायर, दूसरा 4 सिग्मा r 1 से लेकर n, तीसरा सिग्मा 1 r 1 से लेकर n। कहा था टाइप नंबर 1 का सवाल बन जाए करेगा। उसके बाद सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला था n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। सिग्मा आर का फॉर्मूला था n इंटू n+1/2, और सिग्मा 1 तो n होता है। हो गया है, बस थोड़ी सी अब कैलकुलेशन तो यार आप भी करोगे, सारा काम मैं ही थोड़ी ना करूंगा। और कैलकुलेशन के लिए इन ब्रैकेट्स को मत खोल देना। याद है क्या कहा था, मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी कैलकुलेशन कॉमन। ठीक है, मेथड डिफरेंस में आपको नेक्स्ट क्लास में और सिखाऊंगा, 1-2 सवाल और कराऊंगा। बस एक बार जल्दी से क्लब कर देता हूं। क्या डिफरेंस 7, 9, 11, 13 एपी बना रहा है। जो टाइप 4 का सवाल है, मेथड डिफरेंस का सवाल है, बिल्कुल बेसिक स्टेप्स। पहला स्टेप जस्ट टीआर लिखना है, दूसरा स्टेप सम को दोबारा लिखना है शिफ्ट करके, तीसरा स्टेप बस सब्ट्रैक्ट कर देना है और टीआर निकाल देना है, और लास्ट स्टेप बस एसएन क्या होता है, सिग्मा टीआर। टाइप नंबर 1 का सवाल सॉल्व हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना, और चीजें सीखेंगे। तो कितना सीखने को मिल रहा है भाई हम लोगों को। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू। घर पे रहिए, सेफ रहिए।